इसके बाद ना एक गर्म पानी भिजवा देना युगल। एसी का टेम्परेचर चेक कर लेना, बहुत ठंडा ना हो, 24 पे चला देना अभी जब तक क्लास नहीं है बगल में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार 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 नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पढ़ाई करके आए हो? पढ़ाई करके आए हो या नहीं ये बताओ। यस एवरीवन, पढ़ाई करके आए हो? यस। ये मेरे इयररिंग्स को क्या हो गया? यस। चलो, नमस्कार प्यारी मैम, नमस्कार प्यारे बच्चों, पढ़ाई करके आए हो? आज हमारा बेटा होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का पार्ट 2। देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। कल हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था। एक बारी बेटा क्विक 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 रिवीजन करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने से पहले। यार समाप्ति एक्सप्रेस कहां गया हमारा? ये रहा। सबसे पहले बेटा एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक बेटा मैंने बोला था कि थोड़ा सा रिलेटेड है हॉर्मोन्स वाला, वो थोड़ा सा पढ़ के आए हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले एक बारी बेटा नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो। तुम लोग मेरे साथ में बेटा संघर्ष सीरीज, हाँ बहुत सारे नाम तुमने सजेस्ट किए हैं। ठीक है, फाइनल नाम हम एक रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो रख लेंगे। ठीक है, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, डेट लिखने से तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अगर तुम डेट लिखने के लिए मुझे कहते हो, चलो मैं लिख देती हूँ 14 जून 2024। स्कूल में लिखते होते थे ना, वैसे अच्छी बात होती है डेट लिखना। हम लोगों ने ना बेटा ये आदत ना अपनी चेंज कर दिया और इसीलिए हम मतलब अब डेट लिखते नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है तो लिख देंगे, है ना? हाँ, अच्छा सुनो मेरी बात, नोटबुक को बंद करो और एक बारी क्विक 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 रिवीजन करते हैं। रिवीजन का फायदा उठाते हो कि नहीं उठाते हो? हाँ, रिवीजन का फायदा उठाते हो ना? मेहनत करते हो ना बेटा खुद से? ये नोटबुक को बंद करो और फटाफट से एक बारी रिवाइज करना स्टार्ट करो। हमने कल की क्लास में बेटा पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। हमने कहा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, माइग्रेशन एंड पीपल ऑफ द रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। जितना ज्यादा जन्म बर्थ रेट होगा, नंबर ऑफ न्यू बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, डेथ रेट जितनी ज्यादा डेथ रेट होगी पॉपुलेशन कम होगा, चाहे वो डेथ रेट कोई भी हो। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, न्यू बॉर्न की डेथ रेट जो है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो मदर्स की डेथ रेट हो रही है। कोई भी डेथ रेट अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज कम होगा। माइग्रेशन दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। इमिग्रेशन, आई फॉर इमिग्रेशन, ई एग्जिट वाला, ई फॉर एमिग्रेशन। पॉपुलेशन से अगर एमिग्रेशन हो रहा है, एग्जिट हो रही है, तो पॉपुलेशन साइज घटेगा। पॉपुलेशन में इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोग अगर बेटा ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन में, तो उस पॉपुलेशन में साइज बढ़ने की संभावना होती है। सो नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, उसकी प्रेजेंस जो है पॉपुलेशन को साइज को बढ़ा सकती है। राइट, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी। फिर बेटा हमने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हमने कहा ऐसे कोई, अच्छा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इजीली अवेलेबल। दिल्ली से कन्याकुमारी नहीं जा रहे हैं बेटा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, वेरी वेरी इजी टू यूज बेटा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, किडनी नहीं बेचनी पड़ रही है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बेटा बी इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, भाई जिस काम के लिए यूज कर रहे हैं इफेक्टिव होने चाहिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव लेस साइड इफेक्ट्स, ठीक है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी रिवर्सिबल, हालांकि कुछ की रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, कुछ की रिवर्सिबिलिटी अच्छी होती है। मैम दो तरीके से हम इसे क्लासिफाई करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स। टेम्पररी मेथड्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट मेथड्स जो होते हैं वो पुअरली रिवर्सिबल होते हैं, बड़े कम रिवर्सिबिलिटी होती है। इसलिए जब मैं आज आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको कहूंगी कि भैया वो परमानेंट मेथड वही लोग ऑप्ट करते हैं बेटा जिनको ना लॉन्ग टर्म में प्रेगनेंसी मतलब नहीं चाहिए, उनको पता चल गया भैया अब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन टेम्पररी मेथड होते हैं बेटा natural methods of contraception, barrier methods of contraception, chemical methods of contraception, intrauterine devices, oral contraceptives, implants and injectables.
नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक बेसिकली बिना किसी डिवाइस के ऐसी कैलकुलेशंस होती है या ऐसे तरीके होते हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें हम फिजिकल स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं होने दे रहे। किस तरीके से नहीं होने दे रहे वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड है नेचुरल में भी, क्योंकि नेचुरल में भी बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेटा, हमने कोई डिवाइस यूज नहीं किया। आगे हम देखेंगे कि हम डिवाइस यूज कर रहे हैं। कॉन्डोम्स इज अ काइंड ऑफ डिवाइस। आगे मैं बात करूंगी बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे हो, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज डिवाइस यूज कर रहे हो बेसिकली, है ना। तो हम जब बोलते हैं नेचुरल मेथड्स तो उसमें हम कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे। सबसे पहले डिस्कस किया था सेफ पीरियड, जिसे बोलते हैं रिदम मेथड, जिसे बोलते हैं कैलेंडर मेथड, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, एक बार बेटा रिवाइज करने की कोशिश करो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। वैसे तो आपको सीधे लाइन से क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हाट इज सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मतलब होता है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की चाहे कितनी भी दिन की हो। वैसे तो बेटा हम एग्जैक्ट इसीलिए बोलते हैं ना, मेरी बात सुनना बेटा, इसीलिए बोलते हैं ना नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। उतना भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई ऊपर नीचे साइकिल हो सकती है। आप सबको बेटा ये पता होगा, जरूरी थोड़ी है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स है ना। हम तो एक एवरेज डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, थ्योरेटिकल, हम एक थ्योरेटिकल डेटा बोल देते हैं कि भैया ये सबसे हाईली फर्टाइल पीरियड है। बट आप सुनोगे कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है फेलियर रेट भी बहुत ज्यादा है ना, फेलियर रेट भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि हम तो एक प्योर कैलकुलेशन कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि मैम फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होगी या फिर 30 दिन की होगी या फिर मैम 26 दिन की होगी या 32 दिन की होगी, वो भी तो थोड़ी बहुत वेरिएबल होती है ना। तो 100% 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, भाई कुछ तो उसमें भी ना मतलब वजन है ना। तो वो कैलकुलेटिव मेथड इज ऑल्सो राइट। तो हम एक जनरल डेटा अगर देखें तो हम कहते हैं कि मैम 10 से लेके 17 डेज तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं उनमें अवॉइड करना चाहिए मैम, क्या उनमें अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है मैम कि डे 10 से लेके डे 17 जो होती है ना मैम, वो सबसे हाईली फर्टाइल पीरियड मानी जाती है। और वो हमने हाईली फर्टाइल क्यों बोला, हमने बोला मैम क्योंकि ना उसमें हाईएस्ट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दिखते हैं, हाईएस्ट चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन दिखता है बिटवीन 10 to 17। थ्योरेटिकली अगर देखें 10 to 17 में हाई चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन, इसीलिए उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बेटा क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट फर्टाइल पीरियड है। और पता है बेटा ऐसी ही कैलकुलेशन मेथड मैं आपको बता रही हूं, वैसे इन जनरल भी तो जनरल नॉलेज हो, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसको हम बोल रहे हैं कि ना ये तो हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। जो कपल प्रेग्नेंट होना चाहते हैं ना बेटा, जो कंसीव करना चाहते हैं, तो वो कपल्स को सजेस्ट किया जाता है कि they should actually have sexual intercourse in this fertile period, क्योंकि इस fertile period में सबसे हाईएस्ट चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन है। तो जो प्रेगनेंसी वाली फेज में जाना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, वो भी इस फर्टाइल पीरियड को ध्यान से देखते हैं, और जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना है वो भी इस फर्टाइल पीरियड को ध्यान से देखते हैं। दोनों तरीके से बेनिफिशियल है। यस एवरीबॉडी, यस, ठीक है। समाप्ति एक्सप्रेस की हो चुकी है बेटा समाप्ति। अब शुरू करते हैं बेटा, क्या शुरू करते हैं, ग्रीन टी थोड़ी सी पीते हैं ताकि मैम का लैरिंग्स अच्छा रहे, है ना। और बेटा जी हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था क्या, हमने लास्ट क्लास में ऐसे एक टेबल सी बनाई थी, मैंने कहा था, मैंने बीच में तो लिख दिया है, और ये एक्सप्लेनेशन मैंने कहा था एनसीईआरटी की नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की नहीं है, राइट। लेकिन आपको मैंने ये एक्सप्लेनेशन भी बताई थी कि डे 10 से डे 17 कैसे कैलकुलेट किया। तो मैंने कहा बेटा देखो एक ना स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है बेसिकली ये, और मैंने आपको जो समझाया था वो भी समझा दे रही हूं, और उसके साइड में जो बेटा हमें ऐड करना है वो भी समझा दे रही हूं, ठीक है। जैसे 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मैंने कहा कि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 14th डे पे ओव्यूलेशन कैलकुलेट करते हैं कि नहीं बेटा, -14 कर देते हैं ना, जितनी भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है -14। अब बेटा मैं कह रही हूं, और बेटा इसी से ना तुम्हें बाकी वाला भी याद हो जाएगा कि वो 10 से 17 ही क्यों आया। मैंने आपको कल समझाया था, इसमें मैंने 13 लिख दिया, इसमें मैंने बेटा 12 लिख दिया, और इसमें मैंने लिख दिया बेटा 15। एक ना विंडो पीरियड होता है बेटा, विंडो पीरियड, इसे ना ये बनाने के बाद लिख लेना। एक होता है विंडो पीरियड,
ऐसे शब्द आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए हैं, ये आप नीचे लिखना जब ये पूरा लिख लोगे तब। फर्टिलाइजेशन के चांसेस जब निकालने होते हैं ना तो बेटा हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन के चांसेस, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी, 1 सेकंड रुक जाओ। फर्टिलाइजेशन चांसेस हाईएस्ट कब होते हैं? 2 days prior and 1 day after ovulation। ये विंडो पीरियड होता है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है प्रेग्नेंट होने के। देखो ना, मैंने कहा था ना बेटा, अगर स्पर्म आया तो 1 दिन जिंदा रहेगा, 2 दिन जिंदा रहेगा, 3 दिन जिंदा रहेगा। अगर स्पर्म 14th डे आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 15th डे आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओवा भी 1 दिन तक जिंदा रह सकता है, ये मैंने आपको समझाया था ना बेटा कि ओवा भी 1 दिन तक जिंदा रहता है, तो उसको 15th डे तक चांसेस है कि क्या मिल जाए बेटा? स्पर्म मिल जाए। अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो हम ये वाला टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। बट बेटा जब भी कोई स्टैंडर्ड कैलकुलेशन निकाली जाती है तो आप सिर्फ 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मान सकते। हम सिर्फ 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मान सकते। यहां तो हमने 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी है, यहां तो हमने बेटा क्या मानी है? 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी है। बट मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ±2 डेज कर सकते हैं हम, तो 30 दिन की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है बेटा, और 26 दिन की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। तो हम जब भी पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं फर्टाइल पीरियड का तो ±2 डेज करते हैं कि 28 दिन की जगह 30। और जरूरी नहीं है कि बेटा 30 दिन ही हो, आप सबको पता है कि 32 दिन की भी हो सकती है, 34 दिन की भी हो सकती है, 26 दिन की भी हो सकती है, 25 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। बट बेटा हम इतना वाइड रेंज नहीं निकालते हैं, ±2 डेज हम करके निकालते हैं। 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई तो बेटा ओव्यूलेशन का डे हुआ 12th हुआ डे ऑफ ओव्यूलेशन। ये ओवा निकाला हुआ है मैंने बेटा, अगर किसी ने कल की क्लास नहीं अटेंड करी है, सीधे आज क्लास अटेंड करने के लिए आ गए, तो पहली बात तो बेटा उसको करना नहीं चाहिए ऐसा। 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 16th डे पे बेटा ओव्यूलेशन होगा, हाँ या ना? अब बस तुम्हें जब फर्टाइल पीरियड निकालना होता है ना बेटा तो ±2 डेज कर सकते हो, ±2 डेज। यस, सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से। स्पर्म 3 दिन तक जिंदा है और ओवा 1 दिन तक जिंदा है, उसके हिसाब से हमने यहां पे निकाला था ना। अगर बेटा 12th डे पे स्पर्म आता है तो यस प्रेगनेंसी हो सकती है, 13th डे पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। स्पर्म अगर 15वें दिन 14वें दिन पे आया तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, 15th डे पे भी हुआ तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। और इसी से तुम्हें ये पता चला कि मैम यानी कि जब भी मुझे नंबर ऑफ डेज दिए हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल के और मैंने ओव्यूलेशन का डे निकाल लिया है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन से 2 डेज प्रायर वाला भी हाई फर्टिलाइजेशन चांस है और 1 डे आफ्टर वाला भी हाई फर्टिलाइजेशन चांस है। आप समझना ये चीज, आपको कितनी भी डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की दी हो आप कहोगे कि हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होती है जो भी ओव्यूलेशन का डे है उससे 2 डेज प्रायर एंड 1 डे आफ्टर। इसे बोलते हैं 3 डे विंडो पीरियड। पर इतनी कहानी बेटा इतनी डेप्थ एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रही हूं। आप सिर्फ एक चीज याद रख सकते हो, 2 डेज प्रायर एंड 1 डे आफ्टर ओव्यूलेशन इज हाईली फर्टाइल पीरियड। यानी अगर मैम 12वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ है, अगर 12वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ है तो 2 डेज प्रायर का मतलब होता है 10 और 11 और 1 डे आफ्टर का मतलब होता है 13। अगर मैम 16th डे पे ओव्यूलेशन हुआ है 2 डेज प्रायर का मतलब है बेटा 15th एंड 14th एंड 1 डे आफ्टर का मतलब है बेटा 17th। ये हाईली फर्टाइल पीरियड है, ये हाईली फर्टाइल पीरियड है। 2 डेज प्रायर सिर्फ ये आपका ना बेटा पूरी चीज को एक्सप्लेन कर देगा। ये वाला जो डेटा है जो कि मैंने बहुत गंदे से बेटा डब्बा बनाया है, वापस से बनाते हैं, ये आपकी पूरी इस एक्सप्लेनेशन के लिए काफी है विंडो पीरियड। आप बस इसी से निकाल सकते हैं कि 10 से लेके 17 दिन क्यों दिए हुए हैं। क्या सबको बेटा मेरी बात समझ में आई? यस एवरीबॉडी, यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? यस। और यही कारण है बेटा कि हम क्योंकि 26 दिन की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल मान सकते हैं, 28 दिन की भी मान सकते हैं, 30 दिन की भी मान सकते हैं एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए हम 10 से चालू करते हैं क्योंकि यहां 10 से स्टार्ट हुआ बेटा
और हम 17 पे खत्म करते हैं, क्योंकि एंड वाला जो है वो 17 है, इसीलिए 10 से लेके 17 कैलकुलेशन में लाया जाता है। बट लक्ष्यंस, मेरे सपोले, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं बार बार एक बात बोल रही हूं, एनसीईआरटी जिंदाबाद। और समझो कॉन्सेप्ट को, मैं हमेशा सपोर्ट करती हूं और मैं समझाती हूं कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको मजा आए, आपको पता चले आप साइंस पढ़ रहे हो भाई, और आगे ये पढ़ने वाले हो, रटने वाले नहीं बन रहे हो। लेकिन पेपर अगर बेटा आप देखोगे तो सीधा सवाल देते हैं, कोई सीधी बात, नो बकवास टाइप्स, ठीक है? यस, डन 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 डन। 10 से लेके 17 को क्यों कैलकुलेट किया, सिर्फ ये है आपकी बेटा पूरी चीज का एक्सप्लेनेशन। यस, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। डन 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 डन। सेफ पीरियड हो चुका है बेटा। अब बात करते हैं नेचुरल मेथड्स में, जो सेकंड मेथड है, जिसके सारे नेचुरल मेथड का बेटा खुद ही इतना, आप इसे नोट करो, आप इसे नोट करो बेटा, नेचुरल मेथड खुद ही इतना फेलियर रेट है उसका। नेचुरल मेथड में अगर आप सारे मेथड देखोगे, नेचुरल मेथड सबसे ज्यादा फेलियर रेट होते हैं, उसमें भी आप देखोगे सबसे हाईएस्ट फेलियर रेट होता है इस वाले मेथड का, जो मैं सेकंड बता रही हूं, जिसे बोलते हैं विड्रॉल मेथड, या जिसे बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड, नेचुरल मेथड में भी अगर देखोगे हाईएस्ट फेलियर रेट होते हैं विड्रॉल मेथड के या क्वाइटस इंटरप्टस के। सिर्फ एक लाइन में इसकी परिभाषा है बेटा, बहुत ज्यादा ज्ञान की इसमें जरूरत भी नहीं है, उसी एक लाइन से आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। आगे करें मेरे प्यारे बच्चों। यस, है ना? बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस बेटा, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, जो दूसरा बेटा बी करके हम लिखेंगे, नेचुरल मेथड में आता है क्वाइटस इंटरप्टस, आई थिंक डबल आर नहीं है, चलो स्पेलिंग तो बेटा आप देख लेना, इंटरप्टस, और इसी को बोला जाता है विदड्रॉल मेथड। विदड्रॉल मेथड बोला, ये इसमें भी कोई डिवाइस तो यूज नहीं किया ना, बोला कि मेल पार्टनर को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। बेटा देखो, प्रेगनेंसी के चांसेस कब है, फेलियर रेट का मतलब भाई मानसी, अरे यार मानसी, अभी हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, है ना? डबल आर है, अरे चलो लगा दिया, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था कि प्रेगनेंसी के अगेंस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ना, अगर प्रेगनेंसी के अगेंस्ट इफेक्टिव ही नहीं हुआ तो कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम पे लालत है ना। क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड, देखो प्रेगनेंसी कब होगी, जब सीमन अंदर जाएगा, सीमन के थ्रू स्पर्म जाएगा, जब बॉडी के अंदर सीमन जाएगा तभी तो बेटा स्पर्म अवेलेबल हो पाएगा ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड ये कहता है कि भाई इससे पहले कि सीमन रिलीज हो बॉडी के अंदर, मेल पार्टनर शुड विदड्रॉ द पीनस। अगर पीनस को बाहर निकाल लिया जाए सीमन बॉडी के अंदर रिलीज होने से पहले, तो ना गया सीमन और ना होगी प्रेगनेंसी के चांसेस, एंड दैट इज ओनली बेटा विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस। बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा देखा गया है कि विड्रॉल मेथड के टाइम पे व्हेन द मेल पार्टनर ट्राइज टू बेटा विड्रॉ द पीनस, मोस्टली जो है इजैक्यूलेशन या इंसेमिनेशन हो जाता है, इसीलिए इसके हाईएस्ट फेलियर रेट है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको लिखें। चलो, मेल पार्टनर शुड withdraw penis prior to insemination in female body. Insemination in female body. ठीक है, और इसमें लिखेंगे हाईएस्ट फेलियर रेट, हाईएस्ट फेलियर रेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा सी,
लैक्टेशनल एमिनोरिया लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल वर्ड आया है लैक्टेशन से, लैक्टेशनल में लैक्टेशनल वर्ड आया लैक्टेशन से, ए वर्ड आया है एब्सेंस, मिनोरिया वर्ड आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, मिनोरिया वर्ड आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग दी लैक्टेशनल पीरियड। बोलते हैं जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है बेटा, यानी कि जो मदर फीड कर रही होती है, जैसे ही बेटा बच्चा पैदा हुआ, और ये भी थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली इतना ट्रू नहीं है बेटा, इसमें भी बहुत ज्यादा फेलियर रेट होते हैं। बोला जो फीमेल लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो फीड कर रही होती हैं, फीडिंग मदर्स में अप टू 6 मंथ्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है फॉर योर नीट एग्जाम बेटा, ये डेटा पूछा जाता है, इफेक्टिव अप टू हाउ मेनी मंथ्स। तो बोला अप टू 6 मंथ्स जो फीडिंग कर रही होती है मदर, उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना देके छोड़ दिया है। मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि क्यों नहीं प्रेगनेंसी होती। और बोला कि मैम मैक्सिमम ना ये 6 महीने तक ही इफेक्टिव है, ऐसा नहीं सोच सकते कि 6 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, पर ये थ्योरेटिकल है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक उस लैक्टेटिंग मदर में प्रेगनेंसी नहीं होगी, इवन दो बॉडी के अंदर स्पर्म आ रहा है। बट आपके बुक के अकॉर्डिंग आपके नीट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यही डेटा याद रखना है कि इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ्स। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको इसके पीछे का लॉजिक बताती हूं, ठीक है। इन लैक्टेटिंग मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेटिंग मदर जो ब्रेस्ट फीड कर रही है, इन लैक्टेटिंग मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, fertilization cannot occur। क्यों नहीं हो सकता fertilization cannot occur? रीजंस मैं नीचे लिख रही हूं। इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ्स, इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो हमेशा याद रखा करो उसमें से क्वेश्चन कहां से बन सकता है। वेरी गुड मदीना, पर मदीना ऐसा क्यों? अनन्या बेटा ऐसा क्यों? श्रेया बेटा ऐसा क्यों? आप लोगों ने जो रीजंस बताए उसके आंसर्स भी बताओ, ऐसा क्यों? ऐसे बोलते हैं ए मिनोरिया फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ये तो लिखा ही हुआ है। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अगर, क्योंकि नो मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा हुआ है ना यहां। ए मिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है। ए मिनोरिया पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं हो रही है? वेरी गुड सिया, यस। ए मिनोरिया का मतलब ही एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिनके पास मेडिजी है थोड़ा थोड़ा तो उनको पता होगा, क्योंकि काफी के सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। अब बेटा देखो, जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनमें एक हार्मोन बहुत ज्यादा होता है जो मिल्क सिंथेसिस करवा रहा है, प्रोलैक्टिन। मैं उससे रिलेटेड बेटा इसका कंसेप्ट बता देती हूं। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो क्या मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं? क्या मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं? यस एवरीबॉडी, अगर हो गया है तो एक बार बता दो, थम्स अप दे दो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूं बेटा। जल्दी जल्दी जल्दी, यस एवरीवन, डन 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 डन। प्रोजेस्टेरॉन का यहां पे बेटा कोई रोल ही नहीं है।
प्रेगनेंसी थोड़ी है, ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेट है। तुम लोग बोल रहे प्रोजेस्टेरॉन हाई। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रही हूं, तो तुम चाहो तो नोट डाल के बेटा लिख सकते हो। एक नोट डाल के लिखो, हम ब्रेस्ट फीडिंग का केस बोल रहे हैं ना, या लैक्टेटिंग मदर का केस बोल रहे हैं, लैक्टेटिंग मदर का केस बोल रहे हैं, या फिर लैक्टेटिंग मदर का क्या मतलब है, यानी कि जो बेटा ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टेट पे उसी की बात कर रहे हैं। इस केस में बेटा हम ये बोलते हैं कि भाई देखो, इस मदर की बॉडी में, मैं मदर की बात कर रही हूं, इस मदर की बॉडी में बेटा एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का बेटा याद आ रहा है, मैंने कहा था ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ एक हार्मोन डोमिनेंट होता है अपना, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये अपने नॉर्मल लाइफ में बड़ा डोमिनेट करता है, मैं शक्तिशाली हूं। लेकिन बेटा जैसे ही लैक्टेशन वाला टाइम आता है तो एक हार्मोन होता है जो डोमिनेट हो जाता है, हाइपोथैलेमस का वो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRL। कतई मत बोल देना, करोड़ों बार तुम्हें समझा चुकी हूं, ये गलती कभी मत करना, PRL मत बोलना, PRH स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां पे P स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन, P स्टैंड्स फॉर दिस PRL, P स्टैंड्स फॉर बेटा PRL रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन मैम डोमिनेट करता है ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग मदर्स, इन द लैक्टेटिंग मदर्स। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाता है मैम, ये रिलीज करवाता है प्रोलैक्टिन, जिसे तुम PRL लिखते हो। और बेटा यही तो प्रोलैक्टिन जब तक नहीं होगी तब तक मिल्क सिंथेसिस कैसे कर पाओगे, प्रोलैक्टिन की मदद से ही तो बेटा लैक्टेशन हो रही है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन। यस एवरीबॉडी, लैक्टेटिंग हार्मोन, यस जल्दी बताओ, यस एवरीवन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, तभी तो बेटा लैक्टेटिंग मदर। लेकिन मैम समस्या ये है कि जब जब प्रोलैक्टिन हाई होता है तब तब वो नेगेटिव फीडबैक देगी GnRH को, यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, नेगेटिव फीडबैक देगी FSH को, नेगेटिव फीडबैक देगी LH को। और मैम ये सारे हार्मोन्स अगर नेगेटिव हो गए, यानी कि इनका इनहिबिशन हो गया, तो आएगी आपको दुख, दर्द और समस्या। आपको नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी। एक्चुअली क्या होगा, जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली FSH भी इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का होता है हार्मोन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आपने ये बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कितनी बार पढ़ा था। और ये हाइपोथैलेमस का गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज करवाता है, जिसको बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन्स, FSH एंड LH। अगर GnRH गए हो तो FSH भी गए हो और LH भी गए हो, यानी कि अगर ये हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो मैम यार सिंपल सी बात है, फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं करेंगे। जब फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं करेंगे तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी। एंडोमेट्रियम भी तो नहीं बन पाएगा, एंडोमेट्रियम भी तो नहीं बन पाएगा, हाँ या ना। बस नो मेंसेस, ये इसके पीछे का शानदार, जानदार, धमाकेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हम पढ़ चुके हैं। डन डन डन। 6 मंथ्स कैसे, बिकॉज NCERT कहती है। डन 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 कर लो बेटा। एक तो आधे टाइम बेटा ये बचता नहीं है, युगल ये बज नहीं रहा है। और मैं तेरे को कुछ बताने वाली थी, फिर 2 मिनट रुक।
नहीं, कुछ तो बताने वाली थी, चल मेरे को याद आएगा तो बताऊंगी, अभी भी नहीं बज रहा है। डन डन डन, हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी, सारी चीजें हटा दी थी ना। हाँ, चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। एसी नॉर्मल कर लेना आप, ठीक है। अब बेटा आते हैं नंबर 2 मेथड पे, दैट इज बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जब आपको बेटा पता ही चल रहा है, इसमें एक शब्द दिया हुआ है जिसे हम कह रहे हैं बैरियर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बैरियर कह रहे हैं। बैरियर का क्या मतलब होता है? बैरियर, जैसे तुम्हारे और मेरे बीच में एक बैरियर है, एक तो नहीं बेटा, काफी सारे अभी तो तुम्हें जो नजर आ रहा होगा, तुम्हारी स्क्रीन इज अ बैरियर। तुम्हारी जो स्क्रीन है फोन की, वो एक बैरियर की तरह काम कर रही है, दीवार की तरह काम कर रही है। जैसे मेरे रूम में एक दरवाजा है, तो किसी की एंट्री या एग्जिट बेटा कैसे हो सकती है? दरवाजे के थ्रू, क्योंकि दरवाजा मेरे घर में एक बैरियर की तरह काम कर रहा है ना। दीवारें भी बैरियर की तरह काम करती है बेटा। वैसे ही बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में वी आर यूजिंग सम डिवाइसेस, वी यूज सम डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, चलो लिखे। बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर द devices used to prevent the meeting of sperm and ova। मैं आपको ना बेटा इन बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे अच्छे फायदे बताऊंगी देन दी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत सारे हैं, बट बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के फायदे क्या क्या हैं वो आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते समझोगे। सो बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में बेटा एग्जांपल्स एनसीईआरटी क्या क्या देती है? नंबर 1 एग्जांपल देती है बेटा कॉन्डोम्स। नंबर 2 एग्जांपल देती है डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स। और ये जितने भी एग्जांपल्स बेटा एनसीईआरटी ने दिए हुए, जैसे कॉन्डोम्स का एग्जांपल दिया हुआ है। सो कॉन्डोम्स usually people think they're only available for males, but condoms are available for males also, condoms are available for females also. Most of the population doesn't even know, पता भी नहीं है that female condoms also exist, और ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है बेटा। पहले ना मैं एक एक करके आपको ना एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, फिर एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में बेटा क्या लिखा हुआ है? कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायाफ्राम्स। हम वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स के बारे में पहले तो बेटा मैं ये लाइन लिखूंगी, बने किसके हैं? सो दीज आर मेड अप ऑफ रबर और थिन लैटिक्स विच इज यूज्ड, या फिर विच is available for both male and females। सबसे पहले बेटा कॉन्डोम्स के बारे में क्या बताया हुआ है कि कॉन्डोम्स आर मेड अप ऑफ बेटा रबर और थिन लैटिक्स। लैटिक्स इज ऑल्सो अ modified form of a rubber, so very thin latex or a rubber like thing which is available for both male as well as female।
सो फीमेल कॉन्डोम्स का एक नाम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज फेम शील्ड। फीमेल कॉन्डोम का नाम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, दैट इट इज नोन एज फेम शील्ड। मेल कॉन्डोम्स हो या फीमेल कॉन्डोम्स हो बेटा, इनका काम होता है एक तो बेटा प्रेगनेंसी को रोक रहा है। एक सेकेंड रुको। और कुछ कुछ बेटा डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स ये कैसे स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकता है, जैसे मेल कॉन्डोम्स के लिए बेटा बोला हुआ है कि मेल कॉन्डोम्स आर यूज्ड टू मेल पीनस। एक बैरियर की तरह आपको एक्ट करना है, बैरियर की तरह काम करना है। सो मेल कॉन्डोम्स बेटा दे आर यूज्ड टू कवर द मेल पीनस। पीनस इज द कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर। अगर आप पीनस को कवर कर दोगे तो इजैक्यूलेशन जो भी होगा दैट विल रिमेन इन द बेटा कॉन्डोम एंड दैट विल नॉट गो इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर आपने बेटा एक बैरियर डाल दिया तो आपने स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं होने दिया। दिस इज अबाउट अ मेल कॉन्डोम जिसको आपने पीनस को कवर करने के लिए यूज किया। फीमेल कॉन्डोम जो होती है, मैं एक डायग्राम भी दिखाती हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, देखो जैसे कि ये इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। दिस इज अ मेल कॉन्डोम। लाइट को थोड़ा कम करूं, लाइट को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। दिस इज अ मेल कॉन्डोम एंड दिस इज यूज टू बेटा लैग। एक बच्चे ने कहा 2 सेकंड से इनको दिक्कत होने लगती है। हाँ, सो दिस इज अ मेल कॉन्डोम, दिस इज यूज टू कवर बेटा द मेल रिप्रोडक्टिव पीनस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, इसमें 2 रिंग्स होते हैं ऐसे, एक रिंग क्लोज्ड होती है और एक रिंग ओपन होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स द इनर रिंग इज क्लोज्ड, द आउटर रिंग इज ओपन। और इस तरीके का एक बेटा फीमेल कॉन्डोम होता है जिसे फीमेल के वजाइना से डाला जाता है। तो फीमेल के वजाइना में जब आप इस कॉन्डोम को डालते हो तो इसमें 2 रिंग्स आपको दिख रही है, एक रिंग ओपन होती है और एक रिंग पीछे से क्लोज्ड होती है। सो दिस इज अगेन एक्टिंग एज अ बैरियर। आप इमेजिन करके देखो, इवन इफ द पीनस गोज इनसाइड एंड इवन इफ द स्पर्म इज रिलीज्ड, बट यहां से तो रिंग क्लोज्ड है, जो भी आपने बैरियर लगाया हुआ है बेटा वो रिंग क्लोज्ड है, तो ऑब्वियसली स्पर्म विल नॉट बी रिलीज्ड इनसाइड और sperm will not come in the contact of female reproductive tract. It will remain in the condom. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. So it is available for both male and female. Male में it is covering the penis, female में it is covering the vagina. But they are non-reusable. आप अगर कॉन्डोम्स की बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्डोम को बेटा 10 बार यूज कर सकते हैं। नो, दे आर नॉन रीयूजेबल, ओनली वन टाइम यूजेज। लेकिन अभी जब मैं आपको बेटा इसी कैटेगरी में दूसरे एग्जांपल्स बताऊंगी, जैसे डायाफ्राम्स हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गए, वॉल्ट्स हो गए, जो केवल और केवल बेटा फीमेल के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए अवेलेबल नहीं होती, ये रीयूजेबल होते हैं। लेकिन कॉन्डोम्स आर नॉन रीयूजेबल। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है कॉन्डोम्स में और सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स और डायाफ्राम्स में। एक बार इस चीज को लिखें मेरे प्यारे बच्चों। यस, हाँ जी, थोड़ा बेटा ब्राइटनेस बढ़ा दूं। चलो पहले लिखते हैं, इस साइड में हम लिखते हैं मेल कॉन्डोम्स, इस साइड में हम लिखते हैं बेटा फीमेल कॉन्डोम्स। मेल कॉन्डोम्स में लिखेंगे used as a barrier to cover the penis, used as a barrier to cover the female vagina. Non-reusable, 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 non-reusable। एक और डेटा जो इससे रिलेटेड बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और डेटा बेटा जो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो डेटा है बेटा
और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि वाई द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लाइक कॉन्डोम्स आर सो गुड. I mean, why a couple or a person should use a condom is also because बेटा it prevents sexually transmitted diseases. आप देखते हो बेटा, मैं साइड में हूं, आप इसे नोट भी कर लो. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं? एसटीडीज. आप पढ़ोगे बेटा लास्ट में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं. और आप आगे पढ़ोगे बेटा कितनी सारी बीमारियां होती है जो लोगों को, और बहुत डेंजरस, कुछ तो ऐसी जिनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हो, ट्रीटमेंट ही नहीं है. अगर हो गया तो मरना मतलब गारंटीड है, जिसमें आप एक एड्स के बारे में जानते हो. आगे पढ़ोगे हेपेटाइटिस बी 100% फेटल, मतलब प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. तो दीज कॉन्डोम्स नॉट ओनली प्रिवेंट बेटा प्रेगनेंसी बट दे ऑल्सो प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. क्योंकि बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तब हो रही है जब बॉडी फ्लूइड जो है, जैसे कि आपका ये है, ये कांटेक्ट में आ जाए, है ना. सो दे नॉट ओनली प्रिवेंट बेटा प्रेगनेंसी, दे ऑल्सो प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. एक बार इस चीज को लिख दूं मैं. यस, वेरी गुड. इन दोनों के लिए कॉमनली ये पॉइंट है, तो ऐसे करके लिखेंगे. दे ऑल्सो प्रिवेंट STDs. और STDs का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. किसी को भी बेटा कोई दुख दर्द समस्या यहां तक? किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक? एक बच्चे ने कहा कि मैम मैं इस क्वेश्चन को इसलिए एड्रेस कर रही हूं क्योंकि बहुत ही फनी है ये बात. कह रहे कि मैम सबसे बेस्ट मेथड हम कह सकते हैं टू प्रिवेंट कंसेप्शन इज टू प्रिवेंट क्वाइटस. कह रहे सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होना चाहिए. तो फिर अरे भाई ये तूने कैसा, भाई क्या पढ़ाया था पहले दिन? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, सर्वाइवेबिलिटी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मतलब कह रहे हो कि अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स ही मत करो, है ना. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत सारे कारणों से यूज किए जाते हैं. अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है, वांटेड प्रेगनेंसी को नहीं, नलायक. अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये जो जनता भरी पड़ी है, ये इसलिए भरी पड़ी है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है. भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है, बच्चा पैदा ही ना हो, इसलिए नहीं यूज करते कि भैया बच्चा ना पैदा हो, भैया कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लो. अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जाता है भाई, ठीक है. इसीलिए ये क्वेश्चन एड्रेस कर दिया. क्या पता इनोसेंस में पूछा हो आपने, मुझे नहीं पता, हो सकता है इनोसेंस में पूछा हो इसीलिए. चलो लिख लो इसे. हाँ साइड प्लीज, सबसे पहले साइड प्लीज कर दो. चलो जल्दी जल्दी बेटा. डन डन डन. चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी. डन. फिर बेटा डायाफ्राम्स, वॉल्ड, सर्वाइकल कैप्स, इनके बारे में भी एक छोटी सी बेटा लाइन लिख लेते हैं. चलो अच्छा नहीं, एक कॉन्डोम के बारे में ना, मेल कॉन्डोम के बारे में एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि एक नाम दिया हुआ है कॉन्डोम का, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है निरोध. वेरी एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा हुआ है, अ वेरी कॉमनली यूज ब्रांड ऑफ कॉन्डोम इन इंडिया, मेल कॉन्डोम्स, दैट इज बेटा निरोध. ठीक है, तो ये बहुत ही बोला है कि एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम्स का फॉर मेल्स, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए. एक नोट डाल के लिखेंगे निरोध है क्या, पता चला आपको पता ही ना हो. सो इट्स अ ब्रांड ऑफ कॉन्डोम. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम्स, पॉपुलर ब्रांड of condom used by male
इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट बेटा बैरियर, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट बैरियर मेथड के बारे में भी तो बताना है। तो नेक्स्ट बेटा बैरियर मेथड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, एक ही साथ में लिख दो, ये वैसे अलग अलग होते हैं। डायाफ्राम्स, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अभी मेरे पास ना इमेज नहीं है, मैं गूगल से आपको इनकी इमेज दिखाती हूं। सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स या डायाफ्राम्स, ये भी बेटा दे आर मेड अप ऑफ, these are made up of rubber, made up of rubber and only used by female beta, rubber and only used by female to cover the cervix। एक दो लाइन ही दी हुई है बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई है। लाइंस बेटा एक दो दी हुई है बट जो लाइंस दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है, इसलिए ध्यान से, ठीक है। बहुत ठंडा हो गया। एंड यूज टू कवर द सर्विक्स, फिर बोला ये रीयूजेबल होती है, ये रीयूजेबल होती है। इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बट नॉट एसटीडी। भाई ये प्रेगनेंसी रोक लेती है बेटा, ये प्रेगनेंसी रोक लेती है बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं रोकती। कोई मुझे इसका कारण बताएगा बेटा? यस, जल्दी बताओ, कोई मुझे इसका कारण बताएगा कि ये प्रेगनेंसी को तो रोक लेती है बट एसटीडी को नहीं रोकती है। नहीं नहीं तनु बेटा एनसीईआरटी वाला देख, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। शाश्वत बेटा थैंक यू फॉर आस्किंग, माय फिंगर इज बेटर। वेरी गुड, क्योंकि वेजाइना अभी भी एक्सपोज्ड है। अगर बॉडी का वो पार्ट एक्सपोज्ड है जिससे बेटा मेल पार्टनर का ऑर्गन कांटेक्ट में आ सकता है, जिससे कि फ्लूइड बॉडी के कांटेक्ट में आ सकता है, तो फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। कॉन्डोम के केस में आपने जो बैरियर लगाया था वो पहले ही पार्ट में बैरियर लगा दिया था, वेजाइना में ही बैरियर लगा दिया था, तो वेजाइना को ही कवर कर दिया तो बेटा फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आएगा। बट अब आप वेजाइना को कवर नहीं कर रहे हो, वेजाइना अभी भी एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड मतलब वेजाइना अभी भी कांटेक्ट में आ सकता है, आपने सिर्फ सर्विक्स को बेटा क्लोज किया है। वेजाइना क्योंकि एक्सपोज्ड है बेटा, इसीलिए दिस कैन स्टिल कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर वेजाइना कवर्ड होता तो नहीं होता, पर वेजाइना कवर्ड नहीं है, इसीलिए बेटा चांसेस है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, क्योंकि इसे हमने कहां लगाया हुआ है बेटा, इसे हमने सर्विक्स को कवर किया हुआ है। नॉट एसटीडी बिकॉज वजाइना इज स्टिल एक्सपोज्ड, वजाइना इज स्टिल एक्सपोज्ड। ये वाली लाइन लिखो, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो चुके हैं। फिर बेटा हम एक बारी मैं आपको ना गूगल से इसकी इमेज दिखा दूंगी, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। फिर हम केमिकल मेथड्स में जाएंगे। केमिकल मेथड्स में तो 2 लाइन लिखनी है, केमिकल मेथड्स को एनसीईआरटी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी भी नहीं है, क्योंकि उनकी ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस होती भी नहीं है। अभी आप पहले इससे लिखो फिर हम लिखते हैं। डन 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 बेटा, यस एवरीबॉडी, डन 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 बेटा, जल्दी से लिख लो। और रीयूजेबल होते हैं बेटा, ये भी याद रख लेना, ठीक है। बेटा मेल और फीमेल दोनों को, एक बच्ची ने पूछा, अच्छा सवाल है कि मैम किसको सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होगा, मेल को या फीमेल को? अब वो तो डिपेंड करता है कि किसी को, जरूरी नहीं है भाई, पहले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलने के लिए होनी भी चाहिए।
अगर मेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और वो किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और सर्वाइकल कैप यूज किया हुआ है फीमेल ने, है ना, तो फीमेल को हो जाएगा। फीमेल को था नहीं, बट फीमेल का वेजाइना एक्सपोज था तो उसके कांटेक्ट में आया फ्लूइड, उसका फीमेल के कांटेक्ट में आएगा, उससे हो सकता है। और अगर फीमेल को है और फीमेल ने सर्वाइकल कैप्स वॉल्ट्स यूज किए हुए हैं और मेल से सेक्सुअली इंटरकोर्स हो रहा है तो मेल को भी हो सकता है बेटा, ईदर वेज, बट किसी को तो होना चाहिए, है ना। ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम शादी करते वक्त में या किसी भी चीज में कोई चीज मिलाओ या ना मिलाओ, ये चीज जरूर मिलाना कि बेटा किसी को कोई ऐसी खतरनाक बीमारी तो नहीं है। ऐसी चीजें बेटा लोगों को ना इसमें हंसी आती है, अरे भाई क्या मिला रहे हैं, पर भाई ये चीजें जरूरी है। एक बारी जांच कर लो कि भाई सामने वाले बंदे को या किसी इंसान को दीजा, मतलब हंसने वाली चीजें नहीं, हंसी उड़ाने के लिए तो बेटा तुम क्लास में कितनी हंसी उड़ा रहे हो और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, तो ये सच्चाई है, ये पता करना चाहिए, है ना। यस, हमें लिखना है बेटा सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायाफ्राम्स। मेरे पास जूलॉजी वेड इजी है, उसमें भी मैंने आई थिंक डायग्राम तो दिया हुआ है। एक बारी मैं अपने, अगर मैंने दिया होगा तो मैं चेक कर लेती हूँ। आई थिंक डायग्राम नहीं भी होगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। नहीं, कोई बात नहीं, चलो यहां से चेक करते हैं। इमेजेस ऐसे दिखते हैं बेटा, ये इमेज देख रहे हो ये, सो दिस इज डायाफ्राम, दिस इज सर्वाइकल कैप्स, दिस इज वॉल्ट्स, कुछ ऐसे डायग्राम दिखते हैं, ठीक है। दिस इज देखो बेटा डायाफ्राम, वॉल्ट कैप, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, डन। और ये देखो अभी ना ये भी दिया हुआ है स्पर्मिसाइडल क्रीम। एक बारी मेरी बात सुनना, यहाँ पे दिया ही हुआ है तो मैं यहीं पे साथ में साथ के साथ बता देती हूँ। जैसे ये दिया हुआ है ना, ये देखो दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है कि सर्वाइकल कैप है, ये दिया हुआ है सर्वाइकल कैप है और उसके साथ में लिखा हुआ है स्पर्मिसाइडल क्रीम, उसमें दिया हुआ है स्पर्मिसाइडल क्रीम। ये देखो सर्वाइकल कैप दिया हुआ है, अरे कहाँ गया स्पर्मिसाइडल क्रीम, वो होते हैं केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, वो केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है बैरियर मेथड के साथ, उनका अकेले इस्तेमाल करने से वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। अगर तुम उनको अकेले इस्तेमाल करोगे तो केमिकल मेथड्स इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं अगेंस्ट प्रेगनेंसी, लेकिन आप उन्हें अगर कॉन्डोम्स के साथ यूज करो या फिर सर्वाइकल कैप्स के साथ यूज करो बेसिकली, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने में, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, चलो एक बार आगे बढ़े। यस, स्पर्मिसाइडल का क्या मतलब होता है, स्पर्म को किल करने की एबिलिटी, ठीक है। यस, चलो केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे बढ़ रहे हैं बेटा। हमारा तीसरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आ चुका है फाइनली, बहुत बढ़िया बेटा, केमिकल मेथड्स, शानदार, है ना। देखते देखते बेटा 1 घंटा हो गया, देखो इतना कम टाइम है तुम्हारी क्लास में, क्या करें बेटा। चलो केमिकल मेथड्स, सो केमिकल मेथड्स बेटा इट यूजेस certain creams, jellies, foam tablets, which has combination of certain chemicals, combination of certain chemicals, combination of certain chemicals which is spermicidal, which is spermicidal, स्पर्मी मतलब स्पर्म, साइडल मतलब किलिंग। इसके केमिकल्स देखो, बोला कि भाई कुछ ऐसे क्रीम्स होते हैं, कुछ जली के फॉर्म में कुछ क्रीम्स होते हैं, या कुछ बेटा क्या होते हैं फोम टैबलेट्स होते हैं जिन्हें वजाइना में लगाया जाता है। और
इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे बोरिक एसिड हो गया, ऐसे कुछ कुछ बेटा कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं चीजों के। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं केमिकल्स के, जिन केमिकल्स का काम होता है स्पर्म को किल करना। स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, स्पर्म को किल करने की प्रॉपर्टी होती है। बट इफ दे आर यूज्ड अलोन, अगर अकेले सिर्फ केवल केमिकल मेथड यूज करके आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो तो बड़ा ही बेटा ये उतना इफेक्टिव नहीं है। बट इनको अगर बैरियर मेथड्स के साथ में यूज किया जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बस ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। क्या बोला मैंने? इफ यूज्ड along with barrier methods, if used along with barrier methods, these are more effective. These are more effective. अगर बैरियर मेथड के साथ में यूज करोगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है जी। नाउ केमिकल मेथड्स हो चुके हैं, बैरियर मेथड्स हो चुके हैं, नेचुरल मेथड्स हो चुके हैं। अब एक ऐसा मेथड बताने वाली हूं विच इज द सबसे इंपॉर्टेंट, पहली लाइन बता दे रही हूं जो पेपर में भी पूछी जाती है। आप मान के चलो ये हॉट टॉपिक होता है नीट एग्जाम में, आता ही आता है इसमें से क्वेश्चन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये सबसे पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में बने हैं वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस से बने हैं बेटा, आईयूडी से बने हैं। इसके एग्जाम्पल, इसका मोड ऑफ एक्शन, बट एब्सोल्युटली प्योर एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। एनसीईआरटी कहती है सबसे वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यूज मेथड दिया, मैं एक बार अभी पढ़ूंगी एनसीईआरटी से तो आपको दिखाऊंगी। दैट इज बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडी को पढ़ने के बाद ना हम क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है, दैट इज आईयूडी। एक बारी मैं चेक भी कर लेती हूँ जो बात मैं बोल रही थी। वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ, यूज्ड मेथड दिया हुआ है बेटा, वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फिर भी एक बारी चेक कर लेते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, अच्छा एक्सेप्टेड मेथड, क्योंकि ना फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही होनी चाहिए जब भी हम कुछ लिखते हैं। तो नंबर 4 बेटा हमें लिखना है आईयूडीज। इसे आईयूसीडीज भी बोलते हैं। फुल फॉर्म लिखो पहले, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी, या फिर बोलो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आईयूडी का मतलब हो गया आईयूसीडी का मतलब हो गया इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, यस यस यस। इसके बारे में कुछ बातें पहले आप देख लो। इंट्रा यूटेराइन, क्लियरली ये बात समझ में आ रही है, मेल तो यूज नहीं करेगा बेटा, यूट्रस तो है नहीं बेटा, फीमेल यूज करेगी, यानी कि फीमेल के लिए बनी हुई है। कहां लगाई जाएगी? इंट्रा मतलब इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर। इंट्रा यूटेराइन है, यूट्रस के अंदर डाली जाती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। क्या ये कपल्स खुद लगा सकते हैं बेटा? जैसे आप पढ़ते हो कॉन्डोम्स, सेल्फ प्लेस्ड होती है, यू डोंट नीड एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस सेल्फ इंसर्टेड नहीं होती है कि खरीद ले आए और सीधे यूट्रस के अंदर खुद से प्लेस कर दिया। एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेस ही इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को प्लेस कर सकती है बेटा इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। बहुत ज्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये उन कपल्स के लिए जिनको स्पेस चाहिए बच्चों के बीच में। स्पेस मतलब बेटा वो वाला स्पेस नहीं जो हम चाहते हैं कि आई वॉन्ट माई स्पेस, नॉट दैट स्पेस।
गैपिंग बिटवीन द चिल्ड्रन। अगर बच्चा एक पैदा हुआ है और आपको चाहिए अगला बच्चा थोड़े गैप के बाद पैदा हो, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अलग अलग शेप में अवेलेबल होता है, टी शेप में, रिंग शेप में, स्पाइरल शेप में। इन डिफरेंट शेप्स बेटा intrauterine contraceptive methods are available, and of course one of the most widely accepted method of contraception in India। तो हम पहले ये जनरल पॉइंट्स लिखेंगे, फिर बेटा क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से तो ऐसे भर भर के आते हैं, क्योंकि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अलग अलग टाइप के हैं, इनर्ट आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी। तो एक तो बेटा फ्लो चार्ट में इसको लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। यस एवरीबॉडी, लिखें एक बारी, चलो। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ contraception in India. One of the most widely accepted method of contraception in India. IUDs are placed within female uterus by expertise, यानी कि expert doctors and nurses। Ideal contraceptive for those who wants gap या space between kids या children, ठीक है। Available in different shapes, ring, T shape, spiral, एक्सेट्रा। पहले यहां तक लिखो, जल्दी 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 बेटा। डन 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 कर लो बेटा, डन 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 डन। गर्म पानी एक। हो गया बेटा, पक्की बात। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है वो तो बेटा अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव, अलग अलग आईयूडी अलग अलग तरीके से काम करेगी, वही तो पढ़ोगे अभी। और बेटा मैं बार बार बोल रही हूं, हॉट टॉपिक। आप लोगों को आज का डेट याद है ना? अब आप अगली डेट याद रखना जब आपका नीट एग्जाम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आईयूडी। हाई चांसेस है बेटा क्वेश्चन आने के। एक सेकेंड दो बेटा टाइम। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा हम आईयूडी को क्लासिफाई करते हैं। आईयूडीज की कैटेगरीज देखते हैं। आईयूडीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एज पर एनसीईआरटी। नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल आईयूडी। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 इनर्ट आईयूडी,
या इसे बोला जाता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इनर्ट आईयूडी, या फिर इसे बोला जाता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नंबर 2, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और नंबर 3, हार्मोनल आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी। सबसे पहले बेटा मैं क्या करती हूँ ना, इसके एग्जाम्पल्स यहीं पे लिख देती हूँ। हाफ पेज में हो जाएगा भाई, हाफ पेज भी नहीं चाहिए, हाफ पेज भी नहीं चाहिए भाई, हाफ पेज भी नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ना बेटा मैं इनके एग्जाम्पल्स लिख देती हूं। इनर्ट आईयूडी को तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल आईयूडी को हम क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यार देखो, जब भी कोई भी मेथड स्टार्ट हुआ होता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वो बाद में जाके होता है। जैसे कि वैक्सीन्स आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, अलग अलग जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स आई, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स, है ना। तो जब सबसे पहले कोई चीज बनती है, जैसे हम लॉज में भी तो देख रहे थे ना कि पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, तो पहले शुरुआत में उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स रखे गए, फिर बेटा बेटर प्रोग्राम्स आए जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बोलते हैं। वैसे ही जब आईयूडी सबसे पहले बनी, तो सबसे पहले जो आईयूडी बनी थी उसे इनर्ट आईयूडी या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी बोलते थे। इनर्ट आईयूडी या नॉन मेडिकेटेड इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि एज सच इनके अंदर कोई स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि इनमें कुछ रिलीज करने की प्रॉपर्टी थी या इनमें अंदर कोई सामान था जिससे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती थी। जैसे जब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आई, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये कॉपर रिलीज करती है। कॉपर रिलीजिंग के नाम से समझ में आ रहा है ये ऐसे डिवाइसेस है जो कॉपर रिलीज करेगी, कुछ माइक्रोग्राम्स बेटा ये एवरीडे कॉपर रिलीज करती है बॉडी के अंदर फीमेल के, बट वो डेटा एनसीईआरटी का नहीं है तो आपको करना भी नहीं है। हार्मोनल आईयूडी से बेटा आपको समझ में आएगा कि भैया हार्मोनल आईयूडी जो है उनमें हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन्स रिलीज करती होगी। हार्मोन रिलीज करके बेटा करती कैसे एक्शन है, चैट्स रुक गए हैं। हार्मोन रिलीज करके वो एक्शन कैसा करती है वो तो हम समझेंगे, कॉपर रिलीज करके मैम वो एक्शन कैसे करती है वो तो हम समझेंगे। लेकिन इनर्ट आईयूडी जो है बेटा उसका एज सच कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि इनर्ट आईयूडी ने एग्जैक्टली क्या किया। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये कहा कि भैया ये ऐसा माना गया कि जब इनर्ट आईयूडी को यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है ना, तो कुछ इनर्ट आईयूडी की वजह से फैगोसाइटोसिस होती है स्पर्म्स की। स्पर्म्स की नेचुरली भी बेटा फैगोसाइटोसिस होती है। आप मेरी बात एक समझना, हम लिखेंगे बहुत सारी कहानी नहीं क्योंकि आपके काम की नहीं है बेटा। आप सिर्फ ऐसे समझो, बॉडी के अंदर आप कोई भी ऐसी चीज प्लेस कर रहे हो जो बॉडी की नहीं है, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स में जब कोई भी ऐसे डिवाइस बॉडी के अंदर प्लेस होती है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल्स रिलीज करती है ना। और वो केमिकल्स जो होते हैं वो केमिकल्स कहीं ना कहीं फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म में हेल्प करते हैं। फैगोसाइटोसिस नेचुरली भी स्पर्म्स की हो रही होती है जब वो स्पर्म बॉडी में असेंड करते हैं। मैंने आपसे कहा था जब इंसेमिनेशन होती है 200 से 300 मिलियन स्पर्म आपकी बॉडी में रिलीज हुए, वेजाइना में रिलीज हुए। पहुंचे कितने, सिर्फ 200 से 300। फर्टिलाइज कितना किया, सिर्फ एक ने। इन सारों का क्या होता है रास्ते में बेटा, आधों की तो फीमेल बॉडी में फैगोसाइटोसिस हो जाती है, कुछ फैलोपियन ट्यूब में बेटा फंस जाते हैं, कुछ की कैपेसिटेशन ढंग से नहीं होती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इनर्ट आईयूडी के केस में हम कह रहे हैं एज सच इसमें कोई केमिकल मेंशन नहीं है कि ये क्या रिलीज कर रही है, सिर्फ ये बोलेंगे व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी बेटा इट विल कॉज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस मींस एनगल्फिंग द स्पर्म एंड डिस्ट्रॉइंग इट, दैट्स इट। गहराई में नहीं जाना। फीमेल यूट्रस ने क्या क्या रिलीज किया, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, उनके भी नाम होते हैं। कॉपर रिलीजिंग के लिए, हार्मोनल के लिए बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पूछेंगे लिपेज लूप बताओ कि लिपेज लूप कॉजेज द ऑल्टर्स द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म, ट्रू और फॉल्स। तो आपको अगर पता ही ना हो कि लिपेज लूप हार्मोनल है
या कॉपर रिलीजिंग है या इनर्ट है, तो आप उसका फंक्शन बता ही नहीं पाओगे। या पूछेंगे मल्टी लोड कॉजेज एन ओव्यूलेशन इन द फीमेल बॉडी, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको पता नहीं है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। इनर्ट आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हम लिखेंगे these are placed within female uterus and causes phagocytosis of sperms. Example, star mark, lipase loop. Example, lipase loop. इनके भी एग्जाम्पल पहले मैं लिख देती हूं, वर्किंग में आपको बाद में बताऊंगी। इसके एग्जाम्पल है बेटा मल्टी लोड 375, इसको भी स्टार मार्क बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। ये नाम अक्सर कंफ्यूज होता है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मल्टी लोड 375 इज कॉपर रिलीजिंग बेटा। देखो CUT, CU7 इनके नाम से तो समझ में ही आ रहा है कि CU मतलब कॉपर से रिलेटेड है, मल्टी लोड से आपको पता नहीं चलता है, इसलिए ये नाम याद रखना है। फैगोसाइटोसिस का कई बार मतलब बता चुकी हूं, लेकिन फिर से मतलब बता रही हूं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा ये एनगल्फ कर लेती है, एनगल्फ्स एंड डिस्ट्रॉयज द स्पर्म, ये होता है इसका मतलब। ये एक ऐसा टर्म है बेटा जो हम बहुत पहले से बायोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, फैगोसाइटोसिस। और बेटा हार्मोनल आईयूडी के नाम याद रखो, प्रोजेस्टासर्ट, इसके भी तो नाम से समझ में आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टासर्ट। एंड एक होता है LNG20, इसका क्या फुल फॉर्म है, लेव्यूनोर्जेस्ट्रॉल ये लेव्यूनोर्जेस्ट्रॉल जो होता है प्रोजेस्टेरॉन ही होता है इसके अंदर। इसके अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन होता है और प्रोजेस्टासर्ट के अंदर भी बेटा प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, मतलब एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है इन LNG20। आगे इनकी वर्किंग देखें प्यारे बच्चों, आगे इनकी वर्किंग देखें बेटा, लास्ट 15 से 17 मिनट्स बेटा, अटेंशन। यस एवरीबॉडी, लास्ट 15 से 17 मतलब 15-17 मिनट्स, अटेंशन। जल्दी 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 बेटा, डन 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 डन, जल्दी करिए। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। डन 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 डन। इसके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स को बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो इनर्ट आईयूडी हम कर चुके हैं, एज सच कोई मैकेनिज्म नहीं पता है, उसमें हमने सिर्फ बोला फैगोसाइटोसिस कर रही है। हम अब बात करेंगे बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये कैसे काम करता है, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी कहती है मैम देखो इसके दो काम है, ये दो तरीके से काम करता है। नंबर 1, इट रिड्यूसेस sperm motility, it reduces sperm motility, and number 2, copper releasing IUD causes the reduces the fertilizing ability of the sperm, fertilizing ability। आपको पहले तो बेटा वर्ड टू वर्ड ऐसे याद रखना है, आपको पहली बात तो वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद रखना है, वर्ड टू वर्ड बेटा आपको ऐसे याद रखना है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का काम होता है रिड्यूसिंग द स्पर्म मोटिलिटी एंड इट रिड्यूसेस, या
इट रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, या फिर स्पर्म फर्टिलाइज कर ही नहीं पाता है। ऐसा क्या होता है मैम कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को रोकेगा? क्या होगा बेटा, आप कुछ खुद लॉजिक लगा सकते हो कि अगर स्पर्म की मोटिलिटी रुक गई तो क्या होगा? स्पर्म आगे बढ़ना चाहिए, स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आगे बढ़ना चाहिए। अब आप कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यूज कर रहे हो, दैट रिलीजेस कॉपर, इट रिलीजेस कॉपर। कितना रिलीज करता है पर डे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेंस्ट्रुएशन रितिका बिल्कुल होगी, क्योंकि ये तो स्पर्म्स को अफेक्ट कर रहा है ना। फैगोसाइटोसिस विराट बेटा बिल्कुल सही। भाई जितनी ज्यादा तेजी से स्पर्म भागेगा, आप ऐसे इमेजिन करो, उतना जल्दी जल्दी भाग के स्पर्म ओवा के पास पहुंचेगा। अब ये क्या कर रहा है मैम, ये इसकी मोटिलिटी को रिड्यूस कर दे रहा है। जब ये इसकी मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगा, स्पीड को रिड्यूस कर देगा, तो बेटा इसकी फैगोसाइटोसिस होने लग जाती है, इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, यस, इट रिड्यूसेस द स्पर्म मोटिलिटी, मींस इट ड्यू टू द रिड्यूस्ड मोटिलिटी, ड्यू टू द रिड्यूस्ड मोटिलिटी, क्योंकि मोटिलिटी कम हो गई है, रिड्यूस मोटिलिटी, फैगोसाइटोसिस होने लगती है बेटा, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इज सीन, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इज सीन। बात समझ में आ गई? यस, यस। और बेटा रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म। एक्चुअल में स्पर्म के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, जब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी बॉडी के अंदर बेटा प्लेस्ड होते हैं और कॉपर आयन रिलीज करते हैं, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स के चेंजेस ऐसे होते हैं। और बेटा स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कैपेसिटेशन होता था फीमेल बॉडी के अंदर, है ना, कैपेसिटेशन होता था बेटा बॉडी के अंदर, और जब वो कैपेसिटेटेड स्पर्म जाते थे तब जाके वो फर्टिलाइज कर पाते थे, रिकॉग्नाइज कर पाते थे ओवम को। ये कुछ इस तरीके से बेटा उस स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स को चेंज करते हैं कि उनको इनकेपेबल बना देते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल ना रहे। ये रीजंस क्या एनसीईआरटी में दिए हुए हैं? नहीं, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। आपसे सीधा सवाल पूछेंगे, क्या मल्टीलोड 375 रिड्यूस करता है फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म को? यस। क्या ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है? यस। सिर्फ ये पूछते हैं, ठीक है, यस। तो हम कहेंगे alters certain proteins on the sperm's plasma membrane on the sperm's plasma membrane, making it incapable of fertilization। और लास्ट बेटा करेंगे हार्मोनल आईयूडी। कितने समय तक इसे इंसर्ट किया जा सकता है फीमेल बॉडी में? सोनिया का सवाल है। बेटा देखो, जब इसे फीमेल बॉडी के अंदर रखा जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर रखा जाता है, तो इसको आप मान के चलो कि 2 से 3 साल आप प्लेस कर सकते हो। इम्प्लांट्स होते हैं जो आप 5-5 साल तक बॉडी के अंदर रखते हो, इनको 2 से 3 साल रखते हैं। इनके ऊपर ना बेटा फीमेल बॉडी के अंदर ना जब यूट्रस में प्लेस करते हो तो इनके ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन होने लग जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब बेटा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं तो कॉपर आयंस ये प्रॉपरली रिलीज भी नहीं कर पाते, है ना। तो 2 से 3 साल मैक्सिमम आप इनको बॉडी के अंदर प्लेस कर सकते हो, है ना। उसके बाद तो यू हैव टू चेंज। Yes, everybody. Thank you, सतीलाल. Yes, everyone. हाँ, रूपशा कह रही है क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल बेटा ये रिवर्सिबल है। आपने कॉपर रिलीजिंग आईयूडी निकाल दी तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। यस। आशीष बेटा नहीं,
क्या ये बॉडी को हर्ट करता है? नहीं यार, एज सच हर्ट नहीं करता है। साइड इफेक्ट होते हैं बेटा, साइड इफेक्ट बहुत सारे। अब जैसे देखो, कोई भी बाहरी चीज आप बॉडी के अंदर रख रहे हो, साइड इफेक्ट दिखते हैं। अब जैसे हार्मोनल आईयूडी अभी पढ़ाऊंगी, वो बॉडी के हार्मोन्स में चेंजेस ला रहा है। आप आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स को मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है। अभी देखो यहां पे आगे करूं, लास्ट बेटा आज का टॉपिक पढ़ लो, लास्ट बेटा हार्मोनल आईयूडी पढ़ लो फटाफट से, लास्ट के 10 मिनट्स हैं बेटा। हार्मोनल आईयूडी, और कहीं ना कहीं बेटा आप हार्मोनल आईयूडी जो पढ़ रहे हो ना, हार्मोनल आईयूडी, आगे मैं आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिन्हें पिल्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें पिल्स के नाम से जानते हैं, उनमें भी हार्मोन्स ही होते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन बेटा, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। हार्मोनल आईयूडी ऑफ कोर्स हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस है। जैसे आपने प्रोजेस्टासर्ट पढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइस, जैसे आपने लेव्युनोर्गेस्ट्रॉल 20, LNG 20, बोथ आर, लेव्युनोर्गेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, प्रोजेस्टेरॉन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ऐसे समझ लो, ठीक है। हार्मोन है, लेकिन इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप सोचोगे मैम ये तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, आप सोचोगे मैम अगर मैंने हार्मोनल आईयूडी दे दी बॉडी के अंदर तो मैं तो प्रोजेस्टेरॉन दे रही हूं मैम, तो मैम प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये प्रेगनेंसी को रोक कैसे रहा है, ये कंफ्यूजन आती है। हार्मोनल आईयूडीज ऐसे लिखो, पहले इसके बारे में लिख लो, हार्मोनल आईयूडीज लाइक प्रोजेस्टासर्ट, LNG 20 are hormone containing, are progesterone containing devices। सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग लिख सकते हो, सिंपल प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग। वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड यार, प्रीति धन्यवाद यार, बहुत सारे बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। अभी देखो हम कह रहे हैं कि हमने हार्मोनल आईयूडी यूज किया, मैंने एक डायग्राम की मदद से समझाऊं। वैसे एनसीईआरटी में ये चारों पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं, बट हम ये चारों पॉइंट लिख देंगे और मैं आपको बता भी दूंगी कि इसमें से कौन कौन सा अतिरिक्त ज्ञान है। ठीक है, इसमें जैसे छोटू सा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, छोटू सा, ये बना देते हैं ओवरी। कितना क्यूट सा लग रहा है ना डायग्राम, नहीं? एक ओवरी मोटी बन गई है, एक ओवरी पतली बन गई है, बट कोई बात नहीं बेटा, ड्रॉ करना है बिल्कुल बनाओ बेटा, बिल्कुल बनाओ। मैंने एक इस तरीके से लिखती हूं, जब आप हार्मोनल आईयूडी देते हैं तो क्या क्या हो रहा है, फिर इसके कंसेप्ट को अभी बताती हूं। पहले आप लिखो जब हार्मोनल आईयूडी दे रहे हो तो हो क्या रहा है। फंक्शन हम इसी डायग्राम में लिखेंगे। नंबर 1 ओवरी पर एक्ट करता है, कॉजेस एन ओव्यूलेशन। नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब पर एक्ट करता है, रिड्यूसेस मोटिलिटी इन फैलोपियन ट्यूब। हार्मोनल आईयूडी
तीसरा यूट्रस पर एक्ट करता है, मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। किसका फोन आ रहा है भाई? हाँ, और नंबर 4 सर्विक्स पर एक्ट करता है, मेक्स दी सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म। बेटा ये ना आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ जो भी 2-3 मिनट्स है, और हार्मोनल आईयूडी को मैं कल एक्सप्लेन करूंगी यहां से। पार्थ बेटा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप इसे बना लो। मैं इसी डायग्राम से कल ना शुरुआत करूंगी। मैं ना तेज नहीं पढ़ाना चाहती, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि कंसेप्चुअल है, ठीक है? इसके फंक्शन हमने सारी चीजें लिख ली है, बस यहाँ पे ना एक दो चीजें इससे रिलेटेड करनी है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। हमारा हार्मोनल आईयूडी हो चुके, कल हम ओरल, कल तो हमारी क्लास ही नहीं है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड्स, फिर एमटीपी ये करेंगे, ठीक है? यस। फैलोपियन ट्यूब कब से मोटाइल हुआ बेटा? तब से मोटाइल हुआ जब से तूने पढ़ाई छोड़ दी है बेटा, तब से मोटाइल हुआ। डन थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करवाती हूं और इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहां से, ठीक है? चलो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। आइडियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या होते हैं ये तो आप बेटा पढ़ सकते हो, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज होती है ना? हम मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल मेथड सिर्फ चांस बेस्ड है कि स्पर्म और ओवा मीट ना कर पाए। कल एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, पर तुम्हारी तो क्लासेस होती है ना बेटा, तुम्हारी नॉर्मल क्लासेस भी तो होती है, और तुम्हारी ऑलरेडी 4 से क्लास है यार, तुम बेचारे कितनी क्लासेस करोगे? जब भी जरूरत होगी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए तो मैं ले लूंगी। मे बी नेक्स्ट सैटरडे मुझे लेनी पड़े, क्योंकि ना क्योंकि क्या होगा देखते हैं बेटा। कल तुम अपनी मस्त क्लास करो यार, इतना लोड मत लो, इतना लोड नहीं लेते बेटा, पढ़ाई करो आराम से। एक बार ही बेटा मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ लो प्लीज, एक बार प्लीज मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ लो थोड़ा सा, जितना पढ़ा रही हूं 2 मिनट, है ना? Periodic abstinence is one such method in which couple avoid or abstain. Abstain का मतलब अपने आप को रोकना, avoid करने का मतलब ही abstain होता है। yes? कल क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। नो क्लास टुमारो? एक बारी चलो मैं चेक कर लूंगी। सुनो, should avoid or abstain coitus from day 10 to day 17 of menstrual cycle when ovulation could be expected. अगर कल क्लास तुम्हारी नहीं होगी ना बेटा, मैं चेक करूंगी, नहीं होगी तो मैं 1 घंटे की क्लास लूंगी, क्योंकि कल मेरी यकीन की भी क्लास है तो मैं तुम्हारी भी क्लास ले सकती हूं, पर मैं तुम्हारा शेड्यूल चेक करूंगी। जो भी अनाउंसमेंट होगी उस अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगा कि अगर मेरी क्लास है तो, ठीक है? तो अपन क्लास रख लेंगे, कोई लोड नहीं है, देख लेंगे। अभी मैं गारंटी नहीं दे रही हूं, नोटिफिकेशन आ जाएगी। As chances of fertilization are very high during this period, it is called as fertile period. 10 से 17 दिन में जो हाई चांसेस है मैम, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन के लिए, इसलिए वो हाईली फर्टाइल पीरियड है। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. Therefore, अगर abstaining, अगर avoid किया जाए बेटा coitus sexual intercourse को, yes, ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो बोला प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है अगर आप इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कर दो, ठीक है? विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विदड्रॉ द पीनस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन।
बोला कि इजैक्यूलेट ना करे फीमेल बॉडी के अंदर, अगर पीनस को बाहर कर लिया, फीमेल बॉडी में इजैक्यूलेट नहीं हुआ तो इंसेमिनेशन भी नहीं होगी, सीमन भी डिपॉजिट नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बेटा कम होंगे। ठीक है। Lactational amenorrhea मतलब absence of menstruation method is based on the fact that ovulation, therefore cycle do not occur during the intense lactation following parturition. Following parturition यानी कि बच्चे को जन्म देने के बाद intense यानी जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है तो उस दौरान मैम ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता क्योंकि तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चल रही है। और ये कारण क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, प्रोलैक्टिन का हाई अमाउंट होता है, जीएनआरएच एफएसएच एलएच जो होती है बेटा वो इनहिबिटेड रहती है, और फॉलिकल्स अगर ग्रो नहीं करेगी तो ऑब्वियसली menstrual cycle नहीं चलेगी। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, the chances of conception are almost nil. जब तक full fledged बेटा ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है। However, this method has been reported to be effective only up to maximum of 6 months following parturition. Parturition से बेटा मैक्सिमम 6 महीने तक ही ये इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। As मतलब उसके बाद नहीं होगी। As no medicines or devices are used in this method, side effects are almost nil. Chances of failure though are also high. यहीं तक पढ़ा रही हूं क्योंकि अगली तुम्हारी क्लास है अभी। ठीक है, तो बोला कि क्योंकि कोई डिवाइस यूज नहीं किया इसलिए साइड इफेक्ट तो होंगे भी नहीं मैम, ऑलमोस्ट नील, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर इज वेरी 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 हाई। ठीक है, कॉन्डोम्स वाला थोड़ा सा होमवर्क में पढ़ के आ सकते हो बेटा, क्या होमवर्क में दे सकती हूँ इसे? क्या मैं कॉन्डोम्स वाला थोड़ा होमवर्क में दे सकती हूँ बेटा? बस कॉन्डोम्स मतलब बस बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बाकी मैं आपको आईयूडी तो खुद पढ़ाऊंगी। इसमें से कोई भी चीज बेटा अगर है जो आपको नहीं समझ में आएगी वो तो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, और आईयूडी से तो हम खुद से पढ़ेंगे बेटा। कॉन्डोम्स वाला बिल्कुल वैसा ही बेटा, बिल्कुल सिंपल जो मैंने आपको पढ़ाया, ऐसा कोई भी लैंग्वेज आपको इसमें नहीं मिलेगा जो आप कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो करके आ जाना, थोड़ी सी मेहनत कर लो। चलो एक बारी मॉड्यूल से एक होमवर्क दे दूं अभी तक जितना पढ़ा है, और फिर टाटा बाय बाय करते बिकॉज तुम्हारी क्लास है बेटा। हाँ सॉन्ग मैं सुना दे रही हूँ, बिल्कुल सुना दे रही हूँ, फटाफट से तुम्हें 2 मिनट में फ्री कर रही हूँ, 2 मिनट में फ्री कर रही हूँ बेटा, 2 मिनट में फ्री कर रही हूँ। आरंभ वाले में तो बहुत, आई थिंक बोर्ड लेवल क्वेश्चंस में ना पेज 60 नहीं पेज 55, चलो एक काम करते हैं, पेज 53 से 55 के बीच में जितने भी अब तक के बेटा तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, तुम उतने सॉल्व कर लेना। ठीक है, और मैं बार बार कहती हूँ अगर मॉड्यूल्स नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर तुम मॉड्यूल्स नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, तुम इस चीज का लोड मत लेना। 53 से 55 के बीच में जितने भी आपको अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिल रहे हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी गाना सुना देती हूँ क्योंकि आपकी अगली क्लास है बेटा। ठीक है, अगर तुम साथ हो तुम्हें सुनना है, अगर तुम साथ हो, एक बच्चा कह रहा है। अच्छा, वो गाना कहाँ से शुरू है बेटा? अगर तुम साथ हो, गाना कहाँ से स्टार्ट है मुझे ये पता नहीं है, देखना पड़ेगा। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, लिरिक्स। चलो देखते हैं, ट्राई करती हूं मैं। ठीक है, पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं,
अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है मेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, गर तुम साथ हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले बेटा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा लेक्चर। अपना काम जरूर करिएगा। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, जैसा भी कल की बेटा अनाउंसमेंट होगी वो कर दी जाएगी। आई विल सी यू ऑल बेटा सुपर सून। धन्यवाद बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।